नमस्कार दोस्तों, सानवी क्लासेस आल एग्जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विभा। आज हम क्लास 8th का इतिहास पाठ 3 का अध्ययन करेंगे, भारत में अंग्रेजी राज्य का विस्तार। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। भारत में अंग्रेजी राज्य का विस्तार। हमने ये देख लिया था कि भारत में यूरोपीय कंपनी का विस्तार हो गया था। अब कंपनी राज्य का विस्तार देखिए, वे कैसे कैसे अपने कंपनी को बढ़ाते हैं, आइए देखते हैं। जिस समय अंग्रेज भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, उसी समय दक्षिण भारत के मैसूर, हैदराबाद तथा मराठा राज्य के शासक आपसी युद्ध में व्यस्त थे। देश के शासक प्रायः अपनी सीमा के विस्तार या उत्तराधिकार के लिए संघर्षरत थे। जो राजा या शासक अपने को कमजोर समझते, वे अंग्रेजों के शरण में चले जाते। जो शासक अंग्रेजों से मदद मांगने के लिए जाते, उन्हें अंग्रेज सैनिक मदद देते। अंग्रेज बदले में उस व्यक्ति से जीते हुए राज्य का कुछ भाग और अन्य रियासतें ले लेते हैं। भारतीय शासक अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बनकर रह गई थी। अंग्रेज लगभग 90 वर्षों में यानी 1664 से 1856 ईस्वी तक भारत के अधिकांश हिस्से पर राज्य करने लगे थे। अंग्रेजों ने विभिन्न नीतियों के अंतर्गत, जैसे बेलेजली ने सहायक संधि नीति अपनाई थी, डलहौजी ने विलय नीति, जैसे अगर किसी राजा के अगर उनकी खुद की पुत्र न हो तो वे उस राज्य को अपने में मिला लेते थे। इसे राज्य हड़प नीति या विलय नीति भी कहते थे। डलहौजी ने इसके अलावा कुशासन का आरोप भी लगाया था। कुशासन का आरोप लगाकर राज हड़पना, युद्ध में पराजित करके शासकों से लाखों रुपए वार्षिक लेना और फूट डालो राज्य करो, ये अंग्रेजों की नीति ही थी। कूटनीतियों के जरिए भारत के राज्यों को कंपनी राज्य में मिला लिया गया था। मैसूर राज्य, आइए देखते हैं। जो राज्य नहीं मिलते थे उनसे वे युद्ध करके अपने राज्य में मिला लेते थे। इसी तरह से मैसूर है। विजयनगर साम्राज्य के पतन के पश्चात से ही मैसूर राज्य ने अपनी स्वाधीनता को बनाए रखा था। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में हैदर अली ने मैसूर की सेना में एक साधारण अधिकारी के रूप में कार्य प्रारंभ किया। शीघ्र ही वह अपनी कुशाग्र बुद्धि द्वारा सेना में उच्च पद तक पहुंच गया। 1761 ईस्वी में उसने मैसूर राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। उसने बिदनूर, सुदा, सेदा, कन्नड़ और मालाबार के इलाकों को जीत लिया। मालाबार की जीत से हैदर अली की सत्ता का समुद्र तट तक विस्तार हो गया। इससे अंग्रेजों का आशंकित होना स्वाभाविक था। दोनों के मध्य संघर्ष अवश्य था। अतः 1767 से 1799 ईस्वी के मध्य मैसूर और अंग्रेजों के बीच 4 युद्ध हुए थे। अब ये चारों युद्ध हैदर अली और टीपू सुल्तान के बीच हुए थे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जो 1767 से 1769 ईस्वी तक चला। आइए इसके बारे में देखते हैं। हैदर अली को आगे बढ़ने से रोकने के लिए अंग्रेजों ने हैदर अली के विरुद्ध निजाम, मराठों और कर्नाटक के नवाब का एक सम्मिलित मोर्चा बनाया, किंतु हैदर अली विचलित नहीं हुआ। उसने मराठों को धन देकर तथा निजाम को प्रदेश का प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया। इसके पश्चात उसने कर्नाटक पर आक्रमण कर लिया। 1.5 वर्ष तक युद्ध होता रहा। हैदर अली ने मद्रास, चेन्नई को घेर लिया। 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को हैदर अली तथा अंग्रेजों के मध्य संधि हो गई। इस संधि के द्वारा जीते हुए प्रदेशों को एक दूसरे को लौटा दिया गया और विपत्ति में एक दूसरे की सहायता करने का वचन भी दिया गया। उस समय ये 18वीं शताब्दी में ये भारत है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध देखते हैं। 1780 से 1784 ईस्वी में इसी द्वितीय मैसूर युद्ध में ही हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और उसकी बागडोर उसका पुत्र टीपू सुल्तान संभालता है। 1771 ईस्वी में मराठों ने हैदर अली पर आक्रमण कर दिया, परंतु 1769 में हैदर अली एवं अंग्रेजों के मध्य हुई संधि के अनुसार अंग्रेजों ने हैदर अली की सहायता नहीं की। इससे हैदर अली ने निजाम तथा मराठों से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाया। जुलाई 1780 ईस्वी में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया और कर्नल बेली के अधीन अंग्रेजी सेना को पराजित कर आर्काट जीत लिया। इसी बीच अंग्रेजों ने निजाम तथा मराठों को
हैदर अली से अलग कर दिया। हैदर अली ने इस स्थिति का सामना किया, परंतु नवंबर 1781 ईस्वी में हैदर अली पराजित हो जाता है। 1782 ईस्वी में हैदर अली अंग्रेजों से बुरी तरह हराया हैदर अली ने अंग्रेजों को बुरी तरह हरा दिया। 6 दिसंबर 1782 ईस्वी को हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। हैदर अली की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने राज्य का उत्तरदायित्व संभाला। टीपू ने 1 वर्ष तक युद्ध जारी रखा। अंत में दोनों पक्षों में मार्च 1784 ईस्वी में मैंगलोर की संधि हुई। दोनों ने एक दूसरे से जीते हुए प्रांत लौटा दिए। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध देखते हैं 1790 ईस्वी से 1792 ईस्वी तक। अंग्रेजों का मैसूर के विरुद्ध तीसरा टकराव 1790 ईस्वी में हुआ। टीपू कोचीन रियासत को अपने अधीन मानता था। त्रावणकोर के महाराजा ने डचों से कोचीन रियासत में स्थित जयकोटे और क्रगानूर मूल लेने का प्रयत्न किया, जिसके कारण टीपू ने आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों ने त्रावणकोर के राजा के पक्ष में टीपू पर आक्रमण कर दिया। यह है टीपू सुल्तान। अंग्रेजी सेना बेल्लोर और अम्बूर से होती हुई बेंगलोर तक पहुंच गई, जिसे उसने मार्च 1791 इसमें जीत लिया। अंग्रेजी सेना श्रीरंगपट्टम तक पहुंच गई। अंग्रेजों ने कोयम्बटूर भी जीत लिया, परंतु शीघ्र ही वो पुनः उसे हाथ से खो बैठे। मराठा और निजाम की सहायता से उन्होंने पुनः श्रीरंगपट्टम की चढ़ाई की। टीपू ने उसका कड़ा विरोध किया। जब टीपू ने देखा कि युद्ध जारी रखना असंभव है, तो उसने 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टम की संधि की। इस संधि के अनुसार उसे अपने राज्य का आधा भाग अंग्रेजों को और उसके साथियों को देना पड़ा। उसके अंतर्गत अंग्रेजों को बारामहल, डिंडीगुल तथा मालाबार मिला। टीपू को 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में भी देना पड़ा था अंग्रेजों को। युद्ध के इस दौर में टीपू की बहुत क्षति हुई। वह अपने राज्य को पूर्णतः समाप्त होने से बहुत कठिनाई से ही बचा पाया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1799 इसमें हुई। 1798 इसमें भारत में लॉर्ड वेलेस्ली आया था, जो कि एक साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था। लॉर्ड वेलेस्ली ने देसी राजाओं को अपने अधीन करने की योजना बनाई। उसकी यह योजना सहायक संधि के नाम से जानी जाती। आइए चलिए पहले देख लेते हैं सहायक संधि है क्या। रेजिडेंट राज्य का भ्रमण करते हुए ये आपका उस समय का चित्र है। सहायक संधि के अंतर्गत देसी राजाओं पर यह दबाव डाला गया कि वे अंग्रेजों के संरक्षण में आ जाएं और उसके बदले में अंग्रेजी राज उनकी आंतरिक सुरक्षा और वाह शक्तियों से रक्षा करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले ले। इस संधि को स्वीकार करने वाले शासकों को कंपनी का आधिपत्य स्वीकार करना था। इस शासकों को अपने खर्च पर अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी रखनी पड़ती थी। खर्च वहन न कर पाने की स्थिति में अपने राज्य का कुछ भाग कंपनी को देना पड़ता था। कंपनी की अनुमति के बिना उन्हें किसी से भी युद्ध अथवा संधि करने का अधिकार नहीं था। उन्हें अपनी राजधानी में कंपनी सरकार का रेजिडेंट रखना पड़ता था, जो राज्य पर निगरानी रखता था। इस नीति के अंतर्गत अंग्रेजों ने मैसूर, तंजौर, सूरत, कर्नाटक, हैदराबाद पर कब्जा कर लिया। वेलेस्ली ने यह निश्चय किया कि या तो टीपू का अस्तित्व पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए अथवा उसे अपने अधीन बना लिया जाए। इसके लिए उसने टीपू सुल्तान पर एक दोष लगाया कि वह निजाम तथा मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है और विभिन्न देशों से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध व्यवहार कर रहा है। ये सभी आरोप उसके उद्देश्य पूर्ति के लिए पर्याप्त थे। अप्रैल 1799 ईस्वी में उसने टीपू के विरुद्ध अभियान प्रारंभ कर दिया और 1799 को अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम का युद्ध लिया। टीपू बहादुरी के साथ लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। मैसूर पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो गया। दक्षिण भारत के इतिहास में टीपू का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। उसने अपनी वीरता, साहस, आत्मविश्वास को कभी नहीं छोड़ा और वेलेस्ली की सहायक संधि का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। उसकी एक प्रिय उक्ति थी कि एक शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं है।
इसी युक्ति का पालन करते हुए वह श्रीरंगपट्टनम के द्वार पर लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया। इस तरह आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है और मैसूर अंग्रेजों के अधीन हो जाता है। अब आइए देखते हैं मराठे और अंग्रेज के बीच कितने युद्ध होते हैं और क्या क्या होते हैं। मराठों से संघर्ष। मुगल साम्राज्य की पतनावस्था में मराठों की केंद्रीय सत्ता निर्बल और प्रवाहहीन हो चली थी। उधर मराठा संघ जिसमें नागपुर के भोसले, बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया, ये अक्सर मैच करने वाला पूछता है, मिलान वाला कि नागपुर के कौन थे, तो ये याद कर लीजिएगा। नागपुर के भोसले, बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया मुख्य सरदार थे और तथा जिनका प्रमुख पेशवा होता था। ये उत्तर भारत की ओर अपना प्रभाव विस्तृत कर लिया था, परंतु अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने, जो भारत पर अधिकार करना चाहता था, मराठा संघ की सेनाओं को सन 1761 ईस्वी में पानीपत के तृतीय युद्ध में पराजित कर लिया, जिससे मराठा शक्ति बहुत क्षीण हो गई। मराठों के प्रमुख नेताओं का ध्यान